हेलो एवरीवन, मैं मोहित भाटिया और बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों हम लोग आज क्लास 11 के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं। आज से हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा सेगमेंट है जो थ्रू आउट क्लास 11 थ्रू आउट क्लास 12 हम लोग को काम में लगने वाला है। हम लोग हमेशा बोलते हैं भाई कि फिजिक्स का जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है, राइट। फिजिक्स का जो मेन लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है। मतलब अगर हम लोग कुछ काम भर के मैथ्स अगर नहीं जानते हैं, भले हम लोग मेडिकल एस्पिरेंट हो, भले हम लोग इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो, पर इन सेशंस में, इन लेक्चर्स में बताई गई बातें, बताए गए मैथ्स के सेगमेंट हम सबको जानना जरूरी है, अनिवार्य है। मतलब हम लोग इन सब टॉपिक को इग्नोर करके आने वाले दिनों में जब फिजिक्स कर रहे होंगे ना, तो हर जगह अटकने वाले हैं, ठीक है। जिनमें क्या क्या सेगमेंट हम लोग करने वाले हैं बच्चों। सबसे पहला सेगमेंट मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। सबसे पहला सेगमेंट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने लिख के रखा है भाई हम लोग वो टॉपिक कर रहे हैं, वो मैथ्स के टॉपिक कर रहे हैं जो अपने फिजिक्स में काम में है, ठीक है ना। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला सेगमेंट रहेगा। नेक्स्ट सेगमेंट रहेगा बायनोमियल थ्योरम। शायद क्वाड्रेटिक के बारे में लोगों ने पहले कुछ सुना भी है, पर बायनोमियल थ्योरम बहुत लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा। हम लोग बायनोमियल थ्योरम बात करेंगे, लोगैरिथम के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ लोगैरिथम कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग को लोगैरिथम का पूरा एक्सपोजर नहीं है, तो थोड़ा बहुत डिटेल्ड रिक्वायर्ड जो फॉर्मूलाज होंगे सबके बारे में बात करेंगे हम लोग। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम लोग एपी भी कहते हैं, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी कहते हैं, रिलेटेड जो काम के फॉर्मूलाज हैं जो हमें कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर जब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स करेंगे जहां पर बहुत सारे वैल्यूज को ऐड करना होगा और वो कोई पर्टिकुलर रूल फॉलो करते हुए होंगे, वो सारे टर्म्स कुछ पर्टिकुलर रूल फॉलो करते हुए होंगे, तो कहीं पर एपी कहीं पे जीपी लगने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री ये काफी काम में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री काफी काम में आता है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिस हम लोग क्लास 9-10 से जानते हैं, और कई सारे और नए नए फॉर्मूलाज हम लोग के क्लास 11 के कोर्स में बनने वाले हैं। उन सारे फॉर्मूलाज के बारे में बस मैं डिटेल नहीं करूंगा, बस मैं फॉर्मूला बता दूंगा और हल्का हल्का हम लोग हिंट जान लेंगे कब कहां पे क्या चीज यूज में आती है, ठीक है। क्योंकि चाहे तुम लोग डिटेल कर सकते हैं, बट फिर भी वो मैथ्स के पार्ट में ही छोड़ते हैं। जो काम की बातें हैं जिससे डायरेक्ट मेरा काम बनेगा फिजिक्स में, हम सिर्फ वो वाली बात करने वाले हैं अभी, ठीक है ना। ज्यादा यहां वहां नहीं भटकेंगे। बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर ग्राफ्स। बच्चों ग्राफ्स एक काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है फिजिक्स में। ऐसा होगा कि हम लोग हर चैप्टर में ना, जैसे काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में तो बहुत ग्राफ्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। बट ऐसा है कि सिर्फ काइनेमेटिक्स नहीं, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह हम लोग ग्राफ्स बनाते हैं, ये देखने के लिए कि पर्टिकुलर जो भी मेरा वाई पर है और जिसे भी हम लोग ने एक्स पर रखा है वो आपस में किस तरह रिलेट हो रहे हैं, किस तरह डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पर। ये डिपेंडेंसी देखने का सबसे अच्छा तरीका होता है ग्राफ्स। तो ग्राफ्स बनाते वक्त क्या क्या चीजों को दिमाग में रखना पड़ता है, किस तरह बनाया जाता है, क्या क्या चीज सोचना पड़ता है। इसके अलावा बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इन सबके जानने होंगे हम लोग को, ठीक है। वो सारी बात जान जाएंगे तो ग्राफ बनाना भी काफी आसान होगा। तो दोनों एक साथ करने वाले हैं। और सबसे क्रूशियल सेगमेंट हम लोग के बेसिक मैथ्स का जो हमें करना बहुत जरूरी है, जो हम लोग का मेन एजेंडा रहेगा, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम हम लोग देने वाले हैं। ये सारे टॉपिक फटाफट बताते जाएंगे, हम लोग सिर्फ फॉर्मूला जानेंगे शायद सबकी, कुछ बेसिक एप्लीकेशन देखते जाएंगे। बट सबसे ज्यादा समय जो बच्चों हम लोग बिताने वाले हैं, या फिर सबसे ज्यादा जिस पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हैं, या ज्यादा एक्सप्लोर जो करने वाले, सबसे नया सेगमेंट है वो है कैलकुलस। ये काफी काम में आता है हम लोग फिजिक्स में, और हम लोग जब इस पर बात करना शुरू करेंगे तो हम लोग ये करके डिटेल करेंगे कि किस तरह से ये फिजिकली काम में आते हैं, फिजिक्स में किस तरह इसका यूज दिखा बोलकर हम लोग इसे अभी पढ़ रहे हैं एंड सो ऑन, ठीक है। आज शुरू कर रहे हैं बच्चों सबसे पहला टॉपिक क्वाड्रेटिक, बायनोमियल, और फिर नेक्स्ट वीडियो में लोगैरिथम आएगा और एपीजीपी आएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में ट्रिगो, एंड देन बचे हुए टॉपिक्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक के पहले भी कुछ फॉर्मूलाज से। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है बच्चों, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो हमें रिवाइज करना है। सबसे पहला a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये बस उन सारे बच्चों के लिए जिनका दिमाग से ना सारे फॉर्मूलाज निकल चुके हैं भाई। a² + b² + 2ab, सारे बेसिक फॉर्मूलाज। a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, बस रिवीजन के तौर पे। मुझे पता है कोई बच्चे बोल रहे हैं सर ये क्यों करा रहे हैं, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, a × a, a² - b², a + b का होल क्यूब इज लाइक a³ + b³ + 3ab × a + b। जैसे तुम लोग लिखते हो ना a³ + 3a² b,
प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना, मतलब a का पावर घट रहा होता है, b का पावर बढ़ रहा होता है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। चेक कर लो, ये कुछ ऐसा बन जाता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर आता है ना, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, जो भी हो। ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों जब यहां प्लस किया जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या आता है, प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या आता है, माइनस 2ab। दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब से यहां पे माइनस करेंगे बच्चों तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा 4ab। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग जानते हैं पहले से, बस एक बार रिवाइज कर ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों, जब कभी हम लोग एक ऐसा इक्वेशन देखते हैं, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और जब हम लोग इसे किसी से बराबर कर दे, 0 से बराबर कर दे, 1 से बराबर कर दे, जिससे बराबर कर दे, तब हम लोग इसे कहते हैं इक्वेशन। जनरली 0 से इक्वेट किया जाता है, तब हम इसे कहते हैं इक्वेशन। अदरवाइज इसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आई होप समझ में आता है कि भाई एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क होता है ना। एक्सप्रेशन मतलब अलग अलग एक्स पर अलग अलग वाई, अलग अलग एक्स पर अलग अलग वाई, है ना, अलग अलग एक्स डालोगे तो अलग अलग वाई आएगा। अगर इस पूरे टर्म को हम लोग वाई कहते हैं तो हम लोग हमेशा एक्स को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, एक्स को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है। जानकारी के लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हम लोग अगर मूव कर रहे होते हैं रास्ते में तो टाइम होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पर अलग अलग टाइम पे मैं अलग अलग जगह तक पहुंचूंगा तो हम लोग कहेंगे लेट्स से पोजीशन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन टाइम। उस तरह y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x। जनरली एक्सप्रेशंस ऐसे लिखते हैं ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अलग अलग x डालेंगे तो अलग अलग y आएगा, तो y डिपेंड करता है x पर। इसलिए बहुत लोग बहुत बार लिखते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये बस एक प्रेजेंटेशन है बच्चों, कुछ ऐसे हाई फाई बातें नहीं बता रहा हूं मैं। हम लोग इसे y बोल सकते हैं, हो सकता है अगले बार ax प्लस b होता, उसे y बोल देते, है ना। तो y डिपेंड करता है x पर, y को हम लोग जनरली नाम देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, x को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसे एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे हम इसे किसी से बराबर करेंगे हम लोग तब इसे इक्वेशन कहेंगे। बच्चों क्वाड्रेटिक में ये जो a होता है ये हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, ये एक्सप्रेशन रहेगा। अगर ये a जीरो हो गया तो बचेगा मान लो bx प्लस c, तब तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक वर्ड ही आता है क्वाड से, क्वाड वर्ड आता है क्वाड्रिलेटरल से। क्वाड्रिलेटरल सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर को बोला जाता था, वहीं से कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आया है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला एक्सप्रेशन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, स्क्वायर है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पे दो रूट होते हैं बच्चों, जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे दो रिजल्ट आएंगे, दो रूट्स आते हैं। दो रूट्स मतलब दो आंसर आएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 दो x के वैल्यूज पर होगा, दो x के वैल्यूज पर ये एक्सप्रेशन 0 होता है। हम लोग उसे जनरली अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। जनरली हम लोग इसको x1 x2 भी बोल सकते हैं। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर दो रूट्स आते हैं बच्चों। हालांकि वो रूट्स कैसे ऑब्टेन किया जाता है बच्चों, हम लोग जानते हैं कि अल्फा या बीटा या जो भी मैं इसे रूट्स कह रहा हूं, जो भी हम लोग रूट्स कह रहे हैं इसे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a से इसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इस माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a को अगर हम लोग कहते हैं अल्फा, तो माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a को हम लोग कहते हैं बीटा। जनरली ये दो रूट्स हो गए। दो रूट्स समझे, रूट्स मतलब क्या होता है, रूट्स मतलब वही सॉल्यूशन। रूट्स मतलब हो गया सॉल्यूशन, कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर इस x के वैल्यू पर ये रिजल्ट 0 देता। शुद्धाचार्य फॉर्मूला से हम लोग ये ऑब्टेन करते हैं, लोग जानते हैं सब। b इसे a इसे कहते हैं, c इसे कह रहे हैं। जहां पर इस b स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि अगर ये 0 हो जाए तो मेरा आंसर होता माइनस बी प्लस 0 बाई 2a या माइनस बी माइनस 0 बाई 2a, मतलब एक ही रहता। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ये 0 हो जाए
तो जो भेदभाव कर रहा है वही चीज गायब हो जाएगा, और वही चीज गायब हो गया तो दोनों रूट्स इक्वल हो जाते हैं। तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, हम लोग कहते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तब मेरे दोनों रूट्स बराबर हो जाएंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तब अनइक्वल रूट्स आएंगे, और जब d लेस देन 0 होगा हम लोग कहते हैं अल्फा और बीटा इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है मैं बता दूं हल्का सा। रूट के अंदर बच्चों कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। कभी सोचो, मैं कहूं अगर x स्क्वायर इज -2, क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। इसका मतलब x इक्वल्स टू -2 ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर -2 पॉसिबल नहीं, कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x इक्वल्स टू -2 पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव होना ही पॉसिबल नहीं है। हम लोग d लेस देन 0 बोलते हैं इमेजिनरी, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव कभी भी रियल नंबर नहीं होता है। समझ रहे? रूट के अंदर कभी नेगेटिव रियल नंबर नहीं होता। हम लोग इस पर डिटेलिंग बाद में करने वाले हैं, अभी तो बस ये जानकारी के तौर पे दी जा रही है बातें, ठीक है। तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो इक्वल रूट्स, ग्रेटर देन 0 अनइक्वल रूट्स, लेस देन 0 इमेजिनरी रूट्स, रियल नंबर। ऐसा मतलब इसका मतलब ये हुआ, इस अल्फा बीटा का इमेजिनरी होने का मतलब हुआ कि ऐसा कोई रियल में x है ही नहीं जिसके लिए ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो पाए। हो ही सकता है ना, मतलब अल्फा बीटा इमेजिनरी होने का मतलब हुआ कि रियल में, वास्तविकता में ऐसी कोई x की वैल्यू ही नहीं बनी है जिस पर ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो पाए। जब हम लोग इसको 0 से बराबर कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसे x पर ये एक्सप्रेशन 0 होगा। ये सॉल्यूशन इसका मतलब यही होता है ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसका मतलब एक ही पॉइंट पर मेरा कोई एक ही x है जिस x पर ये पूरा सॉल्यूशन इसका 0 होने वाला है। जब ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब यहां पे कुछ वैल्यू रहेगा, तो -b प्लस रूट ओवर भी रहेगा, -b माइनस रूट ओवर भी समथिंग रहेगा। तो दो वैल्यूज पर मेरा x, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो सकता है। 2x पर मेरा पूरा एक्सप्रेशन 0 हो सकता है। d लेस देन 0 हुआ, मतलब रियल में ऐसा कोई नंबर ही नहीं बना है, क्योंकि इमेजिनरी आ रहा है। रियल में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिस x पर मेरा ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो। मैं बता दूं बच्चों, मैं बाद में बताने वाला हूं, इसका जो ग्राफ बनता है वो एक पैराबोला बनता है, और मैं उस पैराबोला पर बाद में बात करने वाला हूं डिटेल में, ठीक है। मैं बताऊंगा उस समय कि कुछ इस तरह के पैराबोलिक शेप बनते हैं। जब भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप्स एक्सप्रेशन हो, या फिर जब भी ax स्क्वायर, जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, इसका शेप पैराबोलिक बनता है। ये एक रूट हुआ, ये एक रूट हुआ। रूट मतलब इस वाले x पर मेरी y की वैल्यू 0 हो रही है, और इस वाले x पर मेरी y की वैल्यू 0 हो रही है। मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसे एक्सप्रेशन की तरह पकड़ूं तो अलग अलग x के लिए अलग अलग y, अलग अलग x के लिए अलग अलग y, अलग अलग x के लिए अलग अलग y आ रहा है, ठीक है। तो जिस x पर मेरा y 0 होता है, जिस x पर मेरा y 0 होता है, उसी को तुम लोग रूट्स कह रहे हैं या सॉल्यूशन कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। अल्फा बीटा उसे ही तो कह रहे हैं। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तभी ऐसा हो रहा होगा। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता बच्चों तो y वर्सेस x, ऐसे कि अगर हम लोग ग्राफ बनाते शायद ग्राफ कुछ ऐसा बनता, अल्फा इक्वल टू बीटा होता। और जब इमेजिनरी हो, मतलब ये था d इक्वल टू 0 के लिए बच्चों, वहीं पर अगर d लेस देन 0 होता तो शायद ग्राफ कुछ ऐसा बनता, ग्राफ कुछ ऐसा बनता। d लेस देन 0 मतलब कोई रियल अल्फा बीटा है नहीं जिसमें मेरा एक्सप्रेशन 0 हो पाए। एक बात और मैं साथ साथ बता दूं, ऐसा ग्राफ ऊपर खुलता हुआ पैराबोला, इस शेप का नाम बच्चों पैराबोला है। इस शेप का नाम पैराबोला है। ये ऊपर खुलता हुआ पैराबोला तब बनता है जब a की वैल्यू पॉजिटिव हो। ये जो है ना xy वाले टर्म की, इस a की वैल्यू पॉजिटिव जब होती है, तो तुम्हें पता है कि जब x की वैल्यू तुम डालोगे इंफिनिटी, तो इंफिनिटी भले नेगेटिव हो भले पॉजिटिव हो, तो इंफिनिटी का स्क्वायर तो इंफिनिटी होता है। इनटू पॉजिटिव नंबर रहेगा तो y पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा। अगर वही ये a नेगेटिव होता तो मेरा y नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाता। इसीलिए कहा जाता है कि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये ऊपर खुलता हुआ पैराबोला होगा। मैं फिर से बता देता हूं, अगर ये नंबर बच्चों पॉजिटिव है और ये मान लो x बड़ा होते 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 बहुत बड़ा हो गया, 1000 2000 20000 कोई बड़ा सा x हो गया, उस बड़े से वो भले नेगेटिव हो भले पॉजिटिव हो, स्क्वायर हो रहा है ना, तो ये x स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा अगर रियल नंबर की बात चल रही है तो। इनटू पॉजिटिव रहेगा तो इनटू एक पॉजिटिव, मतलब a अगर पॉजिटिव रहे
तो ये काफी बड़ा पॉजिटिव नंबर बनेगा, मतलब y एक काफी बड़ा पॉजिटिव वैल्यू बनेगा, इसलिए ऊपर की तरफ खुला हुआ होना चाहिए ताकि x जब बढ़े तो y का वैल्यू भी ऊपर जाए। ऊपर पॉजिटिव y होता है, नीचे नेगेटिव y होता है ना। अगर मैं बात करूं a लेस देन 0 की बच्चों, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर इमेजिनरी हो मतलब लेस देन 0, तो ग्राफ बनेगा वापस से, पर नीचे खुलता हुआ बनेगा, नीचे खुलता हुआ बनेगा। समझ आ रहा है? यहां भी बनेगा, मैं इसके बारे में और डिटेल करने वाला हूं बच्चों जब हम लोग बात करेंगे ग्राफ्स की। मैं अभी एक हल्का जिस देके जा रहा हूं। यहां पर भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, मतलब दो रूट होगा बट पैराबोला नीचे खुलता हुआ, ये रूट, इस दो वैल्यूज पर मेरा y 0 है और यहां पर एक ही वैल्यू पर। तो ये है डिस्क्रिमिनेंट 0 वाला पॉइंट, ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 वाला पॉइंट, ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 वाला पॉइंट, बट ये सारे के लिए a लेस देन 0 है, तभी नीचे खुलता हुआ पैराबोला। तो याद कर लो, अगर हमें कभी भी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए ग्राफ बनाने की बात आती है, तुम चेक करो ये a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर बच्चों ये पॉजिटिव होगी तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, ऊपर खुला हुआ मुंह होगा उस पैराबोला का। और वहीं पर अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये जो पैराबोला बनेगा जनरली वो नीचे खुला हुआ बनेगा। अब सारे जितने और भी ग्राफ्स हम लोग फिजिक्स में बनाने वाले होंगे बच्चों, वो सारे इसी के अलग अलग इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेंगे, जो भी मैंने बोर्ड पे बताया अभी तक। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ऊपर खुलता हुआ पैराबोला, और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो नीचे खुलता हुआ पैराबोला। तीन तरह के पैराबोला क्यों? अगर इमेजिनरी रूट से मतलब ऐसा कोई रियल एक्स है ही नहीं जिस पर मेरी y की वैल्यू 0 हो, इसलिए ये कर्व इस एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ये दो पॉइंट पर टच कर रहा है, मतलब दो x के ऐसे वैल्यू हैं जहां पे y की वैल्यू 0 होगी, है ना। मैंने बताया था ना इक्वल टू 0 किया था, इसी को हम लोग रूट्स कहते हैं। और यहां पे इक्वल टू 0 पर मैंने एक ही पॉइंट पर टच किया, बिकॉज ऐसा एक ही x का वैल्यू है जहां पर ऐसे x है जिस पर मैं y का एक्सप्रेशन 0 होगा। ये सारी बातें यहां पे भी की हम लोग ने, बट यहां पे क्या कर दी, नीचे की तरफ बना के की, बिकॉज a की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी। क्योंकि नेगेटिव है मतलब एक्स स्क्वायर इंटू नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव y की वैल्यू होगी जब x की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का बेसिक बात समझते हैं। फटाफट कुछ काम की फॉर्मूला हम लोग जान लें। तो बच्चों अल्फा सम ऑफ रूट्स के फॉर्मूला जान के रखो, बस ये जानकारी के तौर के लिए, हालांकि ये सारी बातें मैथ्स में ही की जाए तो अच्छी है। अल्फा प्लस बीटा, जिन बच्चों को अल्फा और बीटा नहीं दिख रहा है, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, और माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 जब ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन पर डिटेल तुम लोग को मैथ्स में मिलने वाला है। हर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक बनता है, पैराबोला एक शेप है जिसके बारे में बात डिटेल में किया जाएगा। ठीक है, कटोरा सा शेप होता है, खुला हुआ कटोरा। C इंटू ए, ये कुछ फॉर्मूलाज है जो जानकारी के तौर पे रख के रखें। ठीक है, हम लोग और बात करेंगे जब जरूरत पड़ेगा, अभी इतने से काम हो जाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, मतलब मैं एग्जाम्पल लेता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, शायद मुझे लगता है कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते जानेंगे। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन कोई देखा है? ओके, मैंने यहां पे गड़बड़ी कर दी। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कोई एक्सप्रेशन ला देखा है? आया ना, बोलो भाई देखा है। अगर तो इसे अगर हम लोग y पर लें और इस t को अगर x पर लें तो इस u को b की तरह बोल सकते हैं, इस t को x की तरह बोल सकते हैं, इस हाफ a को वापस कोई a की तरह और इस t स्क्वायर को x स्क्वायर की तरह बोल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx। हम लोग इसके लिए जो ग्राफ बनाएंगे बच्चों वो भी एक पैराबोलिक होगा अगर ये वाली चीज नॉन जीरो है। मैं बात करूंगा इस बारे में। s वर्सेस t की ग्राफ कुछ इस तरह की बनेगी। मैंने ग्राफ इधर इसलिए नहीं बनाया बिकॉज मुझे पता है टाइम नेगेटिव नहीं होता है, टाइम जनरली पॉजिटिव लेके बात करते हैं। क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को समझ लिया था इसलिए मैं इसके लिए ग्राफ झट से बना पाया। मैंने ऐसा पैराबोला नहीं बनाया, मैंने इधर ही बनाया सिर्फ, मुझे पता है टाइम नेगेटिव नहीं होता है। मैंने क्या बोला, जो अगर ऊपर का बात समझ गए हैं तो उसी का अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा। मुझे पता है कि अगर ये पॉजिटिव है ना, तो अगर डिस्प्लेसमेंट पहले पोजीशन 0 थी तो ऊपर की तरफ, अगर वो नेगेटिव तो मैं नीचे तरफ ग्राफ बनाता, अगर ये नेगेटिव होती मैं नीचे तरफ ग्राफ बनाता।
उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे आइडिया मिल रहा है कि ग्राफ कुछ इस तरह का कर्व या पैराबोला का एक सेगमेंट होगा, क्योंकि टी स्क्वायर है, वहां पे एक्स स्क्वायर था। ठीक, बढ़िया बात है। बाइनोमियल थ्योरम हम लोग का नेक्स्ट डिस्कशन है। खाली काम की बातें कर रहे हैं बच्चों, डिटेल में तो मैथ्स में पढ़ाया जाएगा सारी बात, है ना। हम लोग बस ये बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। बाइनोमियल, बाइनोमियल वर्ड का मतलब होता है दो, है ना। दो टर्म होते हैं जब भी कोई एक्सप्रेशन में, कोई भी ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है। मैं अगर लिखता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी बाइनोमियल है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है ना। मैं लिखता हूं x प्लस 1/x का होल क्यूब, ये भी बाइनोमियल है, राइट। ये सारे बाइनोमियल है। बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स। तो काम की बात है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। तो बच्चों अगर मेरे पास कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन है x प्लस ए टू द पावर n, क्या है ना, हो सकता है a प्लस बी टू द पावर 2 हो सकता है a प्लस बी टू द पावर 3 हो, यहां तक तो फॉर्मूला मुझे पता है। हो सकता है a प्लस बी टू द पावर 4 हो, या फिर 5 हो, या फिर 10 हो, या फिर कुछ भी और ऐसा। इन सबको कैसे एक्सपैंड किया जाए, मुझे इसका फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मुझे इसका फॉर्मूला पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, जो भी 3ab इंटू a प्लस बी भी लिख सकते हैं। पर अब इसको कैसे लिखें, इसे कैसे लिखें, इन सब के लिए बच्चों फटाफट कुछ फॉर्मूलाज जान के रखते हैं। x प्लस ए टू द पावर n को हम लोग लिखते हैं बच्चों nc0 x टू द पावर n a टू द पावर 0। मैं क्या लिख रहा हूं, ये n कौन है, क्या है, थोड़ा देर बस। nc1 x टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर 1 प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू a टू द पावर 2 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म कैसा होगा, ncn x टू द पावर 0 a टू द पावर n। अब ये क्या है बच्चों, ये nc1 nc2 ये क्या है, इसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसके बारे में डिटेलिंग मैं अभी नहीं करूंगा, इसके बारे में डिटेलिंग हम लोग तब करेंगे जब हम लोग मैथ्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखेंगे। अभी तो बस मैं बताता हूं कि nc1 nc2 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। इसे बस एक टर्म की तरह लो बच्चों। इन जनरल ncr की वैल्यू क्या होती है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये जनरल वैल्यू होती है। अभी फैक्टोरियल क्या है मैं बता दूं बच्चों को, हम लोग बोलते हैं 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। मैं अगर लिखता हूं 10 फैक्टोरियल मतलब 10 से इंटू करते 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 तक कहां तक जाना है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाना है। अगर मैं लिखता 100 फैक्टोरियल तो 100 इंटू 99 इंटू 98 करते करते कहां तक जाना है, 1 तक जाना है। समझ में आया फैक्टोरियल। इसे हम लोग रीड करते हैं फैक्टोरियल, इसे रीड करते हैं हम लोग फैक्टोरियल। इस सिंबल का रीडिंग है ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा है। फैक्टोरियल बहुत जगह ऐसे, बहुत जगह ऐसे लिखा जाता है। चलो हम लोग फिलहाल अभी एक्सक्लेमेशन मार्क पे बात कर रहे हैं। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस सिंबल का मतलब होता है फैक्टोरियल, इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 10 फैक्टोरियल मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू करते करते 1 तक। 100 फैक्टोरियल फैक्टोरियल बोलते हैं इसे, ठीक है। मैं बोल रहा हूं NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, बहुत जगह ऐसे लिखा होगा, ठीक है। इस तरह का भी सिंबल दिया जाता है। तो अब एक काम करते हैं, मैं अगर यहां पर r की वैल्यू डाल दूं लेट्स से 1, तो यहां पे क्या होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू कुछ नहीं, खत्म। अच्छा बाय द वे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, याद रखना ये बात। मतलब अगर तुम यहां पे लिखते हो nc0 तो n फैक्टोरियल बाई n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, n माइनस 0 मतलब n, ऊपर भी है नीचे भी है तो कट के बचेगा 1। मैं
ये जो बता रहा हूं बच्चों ये जनरल फॉर्मूला हो गया। मैं एक काम करता हूं, मैं ट्राई करता हूं a प्लस बी होल क्यूब के लिए फॉर्मूला समझाने का, इसी टर्म में काम करते हैं। तो लिखते हैं 3c0 a क्यूब b टू पावर 0। देखो इधर क्यूब उसका पावर 0, उस फॉर्मूला को समझो यहां पर। 3c1 इधर एक पावर कमा, इधर एक पावर बढ़ा। 3c2 इधर एक पावर और कमा, इधर एक पावर और बढ़ा। 3c3 इधर पावर 0 हो गया, इधर पावर 3 हो गया। तो देखा जाए हर एक टर्म में नेट पावर 3 ही है। देखो 2 + 1 3, देखो 1 + 2 3, देखो 0 + 3 3, हर एक का पावर 3। अगर ये पावर 3 वाला है तो हर एक टर्म का जो डिग्री है वो 3 ही है मिलाकर, है ना। a और b के पावर मिलाकर 3 ही है। अच्छा अब बच्चों 3c0 क्या है बाय द वे? 3c0 होती है 3 फैक्टोरियल बाई 3 - 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 3 3 कट गया, है ना, और 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो ये बचा 1। ग्रेट। मैं बता दूं 3c3 भी होती है 1। चेक करें कैसे? 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बाई 3 - 3 फैक्टोरियल, ये था ना n फैक्टोरियल बाई n - r फैक्टोरियल, इसे r कह रहे हैं नीचे वाले को, इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट गया, ये हो गया 0, तो 0 फैक्टोरियल मतलब 1, तो 1/1 1। तो ये वाली टर्म भी हो गई 1, ये वाली टर्म भी हो गई 1। अच्छा 3c1 क्या होगा? 3 फैक्टोरियल बाई 3 - 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, ये हो गया 3 × 2 × 1 बाई नीचे क्या होगा 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो बच्चों 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1 2 × 1, और 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो बचेगा 3। हम लोग चेक किए कि 3c1 की वैल्यू आई 3, 3c2 की वैल्यू भी 3 आएगी, चेक कर सकते हो। तो फॉर्मूला बन गया एक तरह से a क्यूब b का पावर 0 है, तो चलो ये क्या हुआ 3a² b, नेक्स्ट क्या हुआ 3ab², नेक्स्ट क्या हुआ b क्यूब। समझ आ रहा है? a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, जो कि फॉर्मूला है। हम लोग बस ये 3c0 3c1 3c2 ठीक से अगर समझ लें, ये अगर जो मैंने यहां पे ऊपर में टर्म यूज किया अगर हम लोग इसे समझ लें तो काम हो गया। बस तुम अभी इसके लिए इस फॉर्मूला को जान लो, और इसके बारे में डिटेल तुम्हें मैथ्स में कराया जाएगा। अभी तो बस ये जानकारी के तौर पे दी गई है कि हम लोग के अगर कोई भी टर्म का पावर कुछ भी हो उसे एक्सपैंड कैसे किया जाता है, ये रहा फॉर्मूला, है ना। 2 टर्म का अगर कुछ भी पावर दे दिया जाए एक्सपैंड किस तरह करेंगे, जहां पे एनसीआर की मतलब ये है, फैक्टोरियल एक नया टर्म सीखे उसका मतलब ये रहा। अब मैंने कुछ स्पेशल केस यहां पे रख के रखा है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज n+1। मैंने बताया, मैंने शुरू किया कैसे किया, देखो a प्लस बी का होल क्यूब में चेक करो कितना टर्म था, या a प्लस बी का होल स्क्वायर में कितने टर्म्स है याद करो, a² प्लस b² प्लस 2ab, यहां पे 3 टर्म है। a प्लस बी का होल क्यूब में देखना 4 टर्म मिलेगा। एक्चुअली देखो स्टार्ट किए थे हम लोग nc0 से और एंड कर रहे हैं ncn पर, तो 0 फिर nc1, तो 0 से करते करते यहां पे n टर्म मतलब 0, मतलब ये फर्स्ट टर्म अगर ये है, टोटल मिला कितना हो जाएगा n+1 टर्म हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होता है। पावर अगर 3 है तो 4 टर्म होगा, पावर 2 है तो 3 टर्म होगा, पावर अगर 4 है तो 5 टर्म होगा, पावर अगर 5 है तो 6 टर्म होगा सब मिलाकर जब एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, इन एवरी सक्सेसिव टर्म इन द एक्सपेंशन द पावर ऑफ x गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय 1। मैंने बताया भी थोड़े पहले कि x का पावर घटता जा रहा था और a का पावर इंक्रीज कर रहा था, और पर हर एक टर्म का पावर का समेशन, जैसे मैंने दिखाया था थोड़े पहले कि a का पावर 3 b का पावर 0, फिर a का पावर 2 b का पावर 1, फिर b का पावर 2 a का पावर 1, लास्ट में b का पावर 3, हर एक के टर्म का पावर नेट मिलाकर a और b का पावर मिलाकर 3 ही हो रहा था। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट, बायनोमियल थ्योरम ऑफ फॉर एनी इंडेक्स, बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। अगर मैं फटाफट बात करता हूं, मुझे 2 मेन चीजें बतानी है, मुझे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, वो है अगर बच्चों हम लोग के पास एक ऐसा एक्सप्रेशन आता है 1 + x⁴n, ऐसा कोई टर्म आता है, ऐसा कोई टर्म आता है, तो हम लोग इसे जनरली एक्सपैंड करते हैं, बहुत काम में आता है ऐसा एक्सप्रेशन। ये होता है 1 + nx प्लस कैसे हुआ
हम लोग जो पीछे भी बाइनोमियल नंबर एक्सप्रेशन सीखे ना, एक्सपैंड वही कर रहे हैं एक्चुअली, बट मैं बाबा लिख के नहीं दिखा रहा हूं। मैं अगर बताने जाऊं तो ऐसा है कि पहला टर्म है a, दूसरा टर्म है से b, उसका पावर हो रहा है, तो ऐसे होगा nc0, a का पावर n, b का पावर 0, तो एक्चुअली x का पावर 0 यहां पर है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है nc1, nc1 की वैल्यू आती है n, सॉल्व करने पे पता लग जाएगा, nc1 की वैल्यू आती है n, हाँ 3c1 की वैल्यू आती है 3, है ना, 2c1 की वैल्यू होती है 2, जो भी, हम लोग उस पर नहीं जा रहे, तो हम लोग सीधा इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, पर वहीं पर पीछे वाला जो है ना, अगर वो समझ जाते हो तो वहीं से ड्राइव हुआ है सीधा। तो 1 मैंने a की जगह 1 बैठा दिया और b की जगह x बैठा दिया, तो 1 प्लस nx n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। इस तरह से एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स टू पावर n का। ठीक है, अब काम का बात यह है कि यहां पर भी n प्लस 1 टर्म्स होते हैं, यहां पर भी n प्लस 1 टर्म्स होते हैं। ठीक है, अगर ये n एक अच्छा खासा एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है ना। अब तो मैंने बताया इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर तो n प्लस 1 टर्म्स होते हैं। अगर वहीं पर ये n एक नेगेटिव नंबर हुआ, बहुत बार होता है 1 प्लस एक्स टू पावर हाफ, 1 प्लस एक्स टू पावर माइनस हाफ, कुछ भी उठपटांग हो सकता है। मैं एक समराइज्ड वे में बता रहा हूं बच्चों, ज्यादा चीज तो अभी जानकारी लेकर फायदा नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम मैथ्स में बताया ही जाएगा, पर मुद्दे का बात ये होता है कि अगर पावर पॉजिटिव है तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 है, जैसे हम लोगों ने सीखा, पर पावर अगर नेगेटिव है या फ्रैक्शन है तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर इनफाइनाइट होते हैं, और मतलब कोई लास्ट टर्म नहीं होता है। और काम की बात यह है कि अगर ये x का वैल्यू स्मॉलर देन 1 होता है, मच स्मॉलर देन 1, तो हम लोग क्या करते हैं, इन आगे के नंबर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं और सीधा लिख देते हैं 1 प्लस nx। क्यों? मुझे पता है अगर एक नंबर 1 से छोटा है, उसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, क्यूब और छोटा हो जाएगा, पावर 4 और छोटा हो जाएगा, तो 1 प्लस nx बस याद रखें तो काम हो जाएगा। हाँ या ना, समझ आ रहा है बात? ठीक है, तो मैंने क्या बताया यहां पर, मैंने कुछ एक्सप्रेशन बता के रखा है कि अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n है बच्चों, और x बहुत छोटा है, मैंने बताया यहां पर, तो हम लोग लिख देंगे 1 प्लस nx लिख देंगे। ठीक है, बाकी के टर्म्स नेग्लेक्ट कर दिए जाए। अब 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n अगर होता है तो इसका रिजल्ट आएगा 1 माइनस nx। मैं इधर माइनस लिखना भूल गया, ये प्लस लिखा गया है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे 1 माइनस एक्स टू द पावर n हो, इसका रिजल्ट भी 1 माइनस nx आएगा। ये बस याद कर लो अभी के लिए, चाहो तो एक्सपैंड जब करोगे तो भी समझ सकते हो। मैंने जो एक्सपेंशन का रूल बताया पीछे वाले स्लाइड में, वो फॉर्मूला मदर फॉर्मूला है, वही सारी चीजें डिराइव हो रही है। और जब x काफी छोटा है, अब n की वैल्यू हाफ हो, माइनस हाफ हो, n की वैल्यू कैसी भी हो सकती है, n कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर, इट कैन बी फ्रैक्शन, इट कैन बी इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, कुछ भी, सबके लिए ट्रू है ये। ठीक है, अगर मान लो ये 1 माइनस एक्स टू द पावर n या 1 माइनस एक्स टू पावर माइनस n होता, तो ये 1 प्लस nx हो जाता, है ना, समझ रहे ना। देखो एक तरह से यहां पे देखो पावर इसका और इसका इनटू हो रहा है, ये प्लस और प्लस तो प्लस रहा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस रहा, माइनस प्लस माइनस रहा, इस तरह से समझ आ रहा है। एक आध एप्लीकेशन फटाफट देखते हैं बच्चों। अगर यहां पे 1001 टू पावर 1/3 है, हम लोग यहां पे अगर 1000 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1/1000, इस पूरे का पावर 1/3 सॉल्व करने गए, तो मैं 1000 को बाहर अगर क्यूब रूट से बाहर निकालो 10 आ जाएगा, तो खाली यहीं पे बचता है 1 प्लस 1/1000। दिख रहा है ये काफी छोटा है 1 से, इसे लिख सकते हैं 0.001 टू पावर 1/3 लिख सकते हैं। इस तरह 1 प्लस एक्स टू पावर 1/3, तो इसे लिखते हैं 10 इंटू 1 प्लस nx 1/3 इंटू 0.01। आगे के पास को नेग्लेक्ट कर दिए। क्यों नेग्लेक्ट कर दिए? बिकॉज कोई खास सिग्निफिकेंस बनाएगा नहीं, है ना। आगे पास जब पावर 0.01 को हम लोग और स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है, तो मतलब ही नहीं है। 10 इंटू, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.001/3। अब यहां पे इंटू कर दो, अपना आंसर निकाल दो, सिंपल हो गया, आगे एक्सपैंड नहीं करना पड़ा। ठीक है, 1 प्लस एक्स टू पावर -3 बच्चों, इसका एक्सपेंशन क्या आएगा? अगर x वापस मच स्मॉलर देन 1 है तो क्या लिखेंगे? 1 - 3x, खत्म।
ठीक है। और बच्चों ये कुछ होमवर्क है, ये सब खुद से करके रखना है। ये x मच स्मॉलर देन के लिए करना, और ये सारी चीजें एक्सपैंड करके फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हम लोग इस पर डिस्कशन आने वाले टाइम पे करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगले वाले वीडियो में लोगैरिथम से बात करना स्टार्ट करेंगे। आई होप अभी तक की वीडियो में सारी बातें क्लियर हुई होगी। जैसे किसी को कोई भी डाउट रहे वो पूछ सकते हैं। हम लोग काफी सारे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। मैं पहले बता दूं बच्चों, बेसिक मैथ्स में ना बस बातों को जान लो, क्योंकि जब रियल फिजिक्स हम लोग करेंगे तो मैं वापस याद दिलाऊंगा कि याद करो कि मैंने ऐसा एक फॉर्मूला बताया था, मैंने जिक्र किया था, उस जिक्र को वापस कंटिन्यू करने वाले हैं वहां पर। दिस मच फॉर दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और कोई भी प्रॉब्लम रहे जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू।